हेलो फ्रेंड्स, मूवी नामा में आपका स्वागत है। मूवी एक्सप्लेनेशन की ये मेरी पहली ही पेशकश है। तो मैं जानता हूँ कि वीडियो परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें ज़रूर सुधार लाएंगे। तो चलिए आज हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रेजन को एक्सप्लेन करेंगे। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, हालांकि इसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता दिख रहा है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई लाइव फीड को हैक कर रहा है और इस फिल्म में हम देखते हैं कि फैंटेसी इंक नाम के पोर्टल पर कोई डेजरे नाम की अदाकारा अपनी अदाएं बिखेर रही है। दूसरी तरफ ग्रेस मिलर नाम की फेमस लेखिका अपने नए किताब का प्रकाशन करने के लिए स्टेज पर खड़ी है और वह उसी किताब की कुछ लाइनें सुना रही है, जिसे हम जानते हैं कि उसकी बूढ़े धुम मच जाई है। कार्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद हम देखते हैं कि उसे अपनी बहन कैथलीन का फोन आता है और वह तुरंत घर का मामला कह के उसे अगले फ्लाइट से मिलने के लिए चली जाती है। ग्रेस मिलर अपनी बहन कैथलीन से मिलने के लिए उसके घर आई हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। कैथलीन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। उसे अपने बेटे केविन और पति जॉनथन से अलग होना पड़ा है और उसे नशे की बुरी आदत भी थी जो उसने अभी छोड़ दी है। फिलहाल वो एक हाई स्कूल में पढ़ाती है और अब वो अपने बेटे केविन की कस्टडी चाहती है और इसके लिए उसे अपने पति जॉनथन, जिसकी पहुंच ऊपर तक है, उससे लड़ने की ठान ली है। उसके खिलाफ उसने कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हैं और उसके दम पर वो जॉनथन पर मुकदमा करना चाहती है, लेकिन उससे बहुत डरी हुई भी है। हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत में दिखाया गया हैकर उसी फैंटेसी इंक से डेजरे नाम के कैरेक्टर का एड्रेस निकालकर उसे ट्रैक करता है, जो कि है कैथलीन के घर का। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैथलीन का पड़ोसी एड जेनिंग्स अपने घर की मरम्मत कर रहा है। उसके मशीन के शोर से ग्रेस अपना मन लिखने में नहीं लगा पा रही है, तो उसे मिलने चली जाती है। वहाँ दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर हमें कैथलीन के स्कूल और उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का भी इंट्रोडक्शन किया जाता है। कैथलीन जब स्कूल से घर आने के लिए निकलती है तो ग्रेस उसे बताती है कि वह और डिटेक्टिव एड कहीं बाहर जा रहे हैं। उसके बंद रूम के बारे में भी उसे पूछती है, लेकिन कैथलीन बात को टाल देती है। घर आने के बाद कैथलीन से कोई फैंटेसी इंक साइट पर स्ट्रीमिंग की रिक्वेस्ट करता है। कैथलीन पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में यह आखिरी बार होगा कह के तैयार हो जाती है। इधर डिटेक्टिव एड के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के बाद ग्रेस देर रात घर वापस आती है। वो कैथलीन को आवाज देती है, लेकिन कैथलीन उसे नहीं मिलती। जब वो अंदर कमरे में देखती तो उसकी बहन जमीन पर मरी हुई पड़ी थी। यह देखकर ग्रेस बहुत ही घबरा जाती है और जोर से वो चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर डिटेक्टिव एड भी घर आता है। घटनास्थल पर अब पुलिस आ जाती है, छानबीन शुरू करती है। डिटेक्टिव एड जेनिंग्स का यह केस नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रेस की वजह से इस केस से जुड़ना चाहता है। डिटेक्टिव ग्रेस का बयान लेते हैं और बयान में ग्रेस अपने बहन के पति जॉनथन को ही उसका खूनी मानती है, क्योंकि कैथलीन उसके खिलाफ कोर्ट गई थी और जॉनथन के गैर कानूनी कामों के बारे में उसे पता था। डिटेक्टिव एड ग्रेस के लिए होटल की पेशकश करता है, लेकिन वह उसके घर में रहने की जिद करती है। ग्रेस, जो कि एक डिटेक्टिव कहानियां लिखने वाली लेखक है, उस क्षेत्र में उसने बड़ा नाम भी कमाया है, तो वह केस की छानबीन में लग जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि खूनी घर की खिड़की तोड़कर अंदर आया था और उसने कैथलीन का गला घोटकर हत्या की थी। उसने कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं छोड़े थे। हालांकि ग्रेस की बहन उसके पति को ही खूनी मान रही थी। डिटेक्टिव एड और उसका साथी डिटेक्टिव बेन दोनों फैंटेसी इंक की स्ट्रीमिंग करने वाली कंपनी के ऑफिस में भी विजिट करते हैं और वहां वो पूछताछ करते हैं। ग्रेस कैथलीन के स्कूल में विजिट करती है और उसे दौरान कैथलीन के कुछ स्टूडेंट से भी बात करती है। उसमें जेराल्ड वक्स्टर नाम का एक स्टूडेंट है, जो कि एक सीनेटर का बेटा है। वह ग्रेस को बताता है कैथलीन हमारे यहाँ मेंटेनेंस का काम देखने वाले विली पर बहुत ही गुस्सा थी। हालांकि ग्रेस इस बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन वो जाते जाते विली से मिल लेती है और विली से बातों बातों में ये पता कर लेती है कि उसे कैथलीन के दूसरे कामों के बारे में जानकारी थी और उसने इसे लेकर कैथलीन को चेताया भी था। उसे डेजरे के बारे में कैसे पता चला ये पूछने पर बिली बताता है कि उसके कजन ने उसे कुछ टेप दिखाई थी और उसमें से ही उसने कैथलीन की पहचान की थी उसके आवाज और चाल ढाल को देखकर। ग्रेस स्कूल से लाए सबूत डिटेक्टिव को देती है और जॉनथन को ही गुनाहगार ठहराने की जिद करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एड और उसका साथी डिटेक्टिव बेन फैंटेसी इंक के ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय, उसका नाम है रिची, उसकी पूछताछ करते हैं। रिची उन्हें बताता है कि वो फैंटेसी इंक में काम करता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। लेकिन बाद में वो मानता है कि उसने उसके कजन को ये बात बताई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरल हेज नाम की रियल एस्टेट एजेंट और फैंटेसी इंक में काम करने वाली महिला का खून हो जाता है। उसका खून भी बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ है जैसा कि कैथलीन का हुआ था। सारे संकेत उसी खूनी की ओर इशारा करते हैं। जूते का नंबर जो कि है 11, लाश की स्थिति भी कैथलीन जैसी ही थी और अब यह घटना किसी एक खून से संबंधित नहीं रही थी
अब उसे सीरियल किलर का मामला मानने जाने लगा था। कैरल हेज के खून की खबर पुलिस को फैंटेसी इंक के इज्जतदार ग्राहक ने दी थी जब वो लाइव फीड देख रहा था। जब ग्रेस जॉनथन से मिलती है तो उसे बताता है कि ऐसे मामलों में हमेशा शक पति पर ही जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पुलिस ने नहीं बताया कि उस रात मेरे घर में राज की पार्टी थी। दोनों में यहाँ अच्छी कहासुनी होती है। जब जॉनथन कहता है कि सस्पेक्ट की लिस्ट बड़ी होती है जब कोई कॉल गर्ल मरती है। इस पर गुस्से से ग्रेस उसे थप्पड़ जड़ देती है। कैथलीन के फ्यूनरल पर भी ग्रेस डिटेक्टिव से कहती है कि जॉनथन को उसके फैंटेसी के बारे में पता था और यह भी कि कैथलीन उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है कि आप भी तुम उसे अपराधी नहीं मानते। लेकिन डिटेक्टिव अभी भी उसे नजरअंदाज करता है। ग्रेस फ्यूनरल पर भी जॉनथन को कोसती है और उसे पूरा विश्वास था कि यही खूनी है। फ्यूनरल पर जेराल्ड जो कि कैथलीन का एक स्टूडेंट है अकेले ताबूत के पास खड़ा होता है। लेकिन ग्रेस उसे देखने के बाद वो घबरा कर कहता है कि माफ करना, मैं तो बस निकल ही रहा था। ग्रेस उससे बात करती है, उसे वह अच्छा लड़का लगता है। जेराल्ड की सेनेटर माँ उसे वहां से लेकर चली जाती है। ग्रेस जब शोक संदेश पढ़ रही थी तब उसे उसमें कुछ मिलता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन चली जाती है और उन्हें वो संदेश जो कि डेजरे के नाम पर था वो दिखाती है। ग्रेस वह पुलिस स्टेशन के कैप्टन को उसे केस के साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट करती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि मैं सबूतों की कड़ियां जोड़ने में माहिर हूँ, इसलिए मेरी किताब इतनी बेची जाती है। मैं किलर के दिमाग में घुस सकती हूँ, प्लीज मुझे केस में शामिल कर लो। पहले दो कैप्टन उसे टाल देती है, लेकिन ग्रेस आगे बता दोनों कत्लों में दोनों की बॉडी की पोजीशन एक समान है, लेकिन उसमें फर्क है। कैथलीन की बॉडी वैसे ही पड़ी थी जैसे उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, लेकिन दूसरे मामले में जानबूझकर उसकी बॉडी उसी प्रकार से रखी गई थी। डिटेक्टिव कहता है कि इसके बारे में हमने पहले ही बात की, कातिल ने हमें भटकाने के लिए ऐसा किया होगा। ग्रेस की बातों से प्रभावित होकर कैप्टन उसे केस का कंसल्टेंट बना देती है। अब तक कैरल हेज जो कि दूसरी विक्टिम थी उसका रिकॉर्डिंग टेप आ गया था। तीनों उसका टेप देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि खूनी उस वीडियो में लास्ट में कुछ शब्द बोलता है। बारीकी से सुनने पर उन्हें पता चलता है कि वो शब्द है डेजरे। इसका मतलब दोनों खून एक दूसरे से कनेक्टेड है। दरमियान पुलिस उस शोक संदेश भेजने वाले का पता लगाती है जो कि फ्यूनरल पर किसी ने गुलाब के फूलों के साथ भेजा था और वह फूल खरीदते समय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन पूछताछ में वह आदमी साफ साफ मना करता है कि वो कैथरीन और डेजरी को जानता है। वो उसके हस्ताक्षर से भी मना करता है। पुलिस वाले मोर्चा खोल देते उसके बेटे के खिलाफ जिसका नाम है रैंड, जो कि कैथलीन का ही स्टूडेंट है। रैंड से पूछताछ में पता चलता है कि उसके जूते का नंबर भी 11 है और 10 तारीख को कैनेडी सेंटर में उसकी माँ के साथ था, लेकिन इंटरवल में वो ड्राइवर के साथ घर आया था। डिटेक्टिव एड और उसका साथी डिटेक्टिव बेन और ग्रेस तीनों भी रैंड की पूछताछ करते हैं। दौरान वह कहता है कि वो पूरी रात घर पर ही था और उसने फूल नहीं भेजे थे, फूल भेजे गए थे क्लास की तरफ से। ग्रेस के यह पूछने पर कि मेरी बहन के बारे में तुम क्या फील करते थे, वह बताता है हालांकि कैथलीन ने उसे एक बार डांटा था लेकिन वो अच्छी थी, उसके मन में उसके बारे में कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन तीनों जानते हैं कि रैंड कुछ जरूर छुपा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक और अदाकारा फैंटेसी इंक के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही है। जैसे स्ट्रीम खत्म होती है वो बाहर आती है, लेकिन तब हम देखते हैं कि चुपके से उसके घर में कोई प्रवेश कर चुका है। वह महिला चाकू से कुछ काट रही थी। तभी वह हमलावर उसके पीछे उस पर हमला करने की तैयारी में खड़ा होता है, लेकिन उस महिला को उसकी आहट लग जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। हमलावर डेजरे कहकर उस पर हमला करे उसके पहले वो चाकू से उस पर झपट पड़ती है। दोनों में हाथापाई चल रही होती है और ये सीन यही कट होता है। आगे हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में इस मामले की खबर लग चुकी है, लेकिन इस बार विक्टिम जिंदा बची है। तुरंत डिटेक्टिव और ग्रेस उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विक्टिम का नाम बेथनी है। वह बताती है कि उसका पति और बच्चे जल्दी घर आए इसलिए वो बच पाई। बेथनी से बातचीत में उन्हें पता चलता है कि हमलावर गोरा, लगभग 6 फीट लंबा और उसकी ताकत ने विक्टिम को हैरान किया था और उसने उसे डेजरे नाम से भी पुकारा था। वह एक टीनेजर लड़का लग रहा था और उसने एक फैंसी महंगे वाली घड़ी भी पहनी थी। पुलिस को उसके चाकू पर हमलावर का खून भी मिला था, तो पुलिस के पास अब बहुत सारे सबूत थे। तो पुलिस चली जाती सर्च वारंट के साथ रैंड के घर, जहां उन्हें 11 नंबर के जूते वो महंगे वाली घड़ी भी मिल जाती है। उसे पूछताछ करने पर वो बताता है कि ऐसी घड़ी हमारी टीम को दी गई थी और वह उसे यूज भी नहीं करता। उसके पिताजी कहते कि रात भर वो घर से बाहर ही नहीं गया, पर रैंड से पूछने पर वो बताता है कि वो पार्क में घूमने गया था। पुलिस रैंड को जब शर्ट उतारने को कहती है, उसके शर्ट उतारने पर पता चलता है कि उसके हाथ पर चोट लगी है। चोट के बारे में पूछने पर रैंड के पिता उसे जवाब देने से मना कर देते हैं। इसके बाद रैंड को हिरासत में लिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस बिली से फिर से मिलती है। उसे पूछती है कि वो मुझे बताओ जो तुम छुपा रहे हो। बिली कहता है कि मैंने तुम्हें सब बताया है, मेरा कजन फैंटेसी इंक में काम करता है और उसने मुझे तुम्हारी बहन के बारे में बताया, बस यही सच है। ग्रेस बिली से पूछती है कि उसने और किसको बताया, मुझे बताओ। जवाब में बिली कहता है कि मैं किसी और को मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता। जवाब में ग्रेस उसे बताती है कि रैंड मॉर्गन ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। तब बिली बताता है कि रिजी ने डेजरे
के बारे में उसको बताया था और वो दोनों यानी रिची और रेड मॉर्गन कपल है और वो नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बेन यह स्पष्ट कर रहा है कि रेड मॉर्गन टेक सेवी है। उसके रूम का सेटअप आपने देखा नहीं होगा, उसके जूतों का साइज और जूते के नीचे का प्रिंट भी मैच हो रहा है, लेकिन डिटेक्टिव एड कहता है कि उसके जूते की मिट्टी मैच नहीं कर रही है। डिटेक्टिव बेन वॉच के बारे में कहता है तो डिटेक्टिव एड कहता है कि ऐसी वॉच कोई भी खरीद सकता है, वह महंगी जरूर है लेकिन इतनी रेयर भी नहीं। डिटेक्टिव बेन आगे कहता है कि वो रात में 90 मिनट तक गायब था, उसका हुलिया भी स्केच से मैच करता है, पर डिटेक्टिव एड कहता है कि लेकिन लैब में उसका खून चाकू पर लगे खून से मैच नहीं हो रहा है। डिटेक्टिव बेन को रेड मॉर्गन के हाथ पर लगी चोट के बारे में भी संदेह है। मॉर्गन उसके कंप्यूटर द्वारा फैंटेसी को विजिट करता था, उसने डेजरे को 5 बार देखा था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव मॉर्गन को पूरी तरह से खूनी नहीं मान रहा है, उसे ये सबूत पुख्ता नहीं लग रहे हैं। इसी दौरान ग्रेस वहां आकर कहती है कि रेड मॉर्गन कातिल नहीं है, वह रिची का बॉयफ्रेंड है और मुझे लगता है कि जब ये मर्डर हो रहे थे रैंड और रिची एक साथ ही होंगे। अगली सुबह मीटिंग में डिटेक्टिव एड यह कंफर्म करता है कि रैंड मॉर्गन कत्ल की दोनों रातों में अपने फैंटेसी फ्रेंड के साथ ही था और उन्होंने कैथलीन के स्टूडेंट से भी पूछताछ शुरू की है। ग्रेस यहाँ पर प्रस्ताव रखती है कि वह कातिल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी, वह फैंटेसी इंक की नए जरिए बनेगी और उसका जरिया बन के कातिल तक पहुंचेगी, उससे कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन डिटेक्टिव एड इससे तैयार नहीं होता है, लेकिन कैप्टन इससे मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस डेजरे बनकर ऑनलाइन परफॉर्म कर रही है, जिस पर पुलिस की नजर थी। अगले सीन में डिटेक्टिव एड बताता है कि उन्हें अभी पता चला है कि जोनाथन कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों के केस लड़ रहा है, अगर वो कैथलीन को मारना चाहते तो बड़ी आसानी से मार सकता है, लेकिन ग्रेस कहती है कि वो कैथलीन को तो मरवा सकता है लेकिन बाकी दोनों को नहीं। डिटेक्टिव एड स्कूल में भी पूछताछ करता है, लेकिन डिटेक्टिव एड को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वो जानता है कि स्कूल का कोई भी स्टूडेंट उस फैंटेसी साइट को हैक कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रैंड और जेराल्ड दोनों स्कूल में कुश्ती लड़ रहे, जिसमें जेराल्ड ने रैंड को जकड़ के रखा है। जेराल्ड रैंड को उसकी लड़ाई को लेकर उकसाता है, कहता है कि तुम तो लड़की की तरह लड़ते हो रैंडी। इस पर रैंड भड़क जाता है और जेराल्ड का फोन छीन लेता है, उसमें वो देखता है और जेराल्ड को बोलता है, अच्छा कैथलीन या फिर डेजरी कहो, तुम ही उसके पीछे पागल थे ना, लेकिन पुलिस को लगता है कि मैं कातिल हूँ। इससे जेराल्ड भड़क जाता है और रैंड को वह मेरी कैथलीन है कह के मारने लगता है। यह सीन यही कट होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस फिर से एक स्ट्रीमिंग सेशन के लिए तैयार हो रही है और दोनों डिटेक्टिव वही वेट कर रहे हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जेराल्ड और रैंड की मारपीट हुई है। दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। तब रैंड उन्हें बताता है कि वो पागल हो चुका है, मैंने उसे कहा वह डेजरे है तो उसने उसकी कैथलीन कह के बुलाया। यह सुनते दोनों डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में कैप्टन ग्रेस को मिलती है और उसे कहती है कि जेराल्ड के नाम का वारंट जारी किया गया है और लगता है कि हमें किलर मिल गया है। उसके घर से पुलिस चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस चली जाती है सीनेटर के घर जेराल्ड को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे नहीं मिलता। तभी पुलिस अलर्ट जारी करती है कि जेराल्ड घर में नहीं है और सब होशियार हो जाए। हम देखते हैं कि ग्रेस अभी भी डेजरे के कॉस्ट्यूम में बैठी है। उतने में उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है। वह अपना लैपटॉप बंद करती है और कातिल का इंतजार करती है। अगले पल कातिल उसके सामने खड़ा होता है। कातिल अपना ढका हुआ चेहरा ग्रेस को दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तो ग्रेस कहती है कि मुझे पता था तुम भागकर यही आओगे डेजरे के पास। वो कहता है कि वह कैथलीन से प्यार करता था। ग्रेस बातों बातों में उससे वो सब उगलाती है जो उसने किया है। अपने गुनाह कबूल करने के बाद उसकी नजर चालू कैमरे पर चली जाती है। वह दौड़कर कैमरा चेक करता है तो ग्रेस उसे कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, लाइव कैमरा पर तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये सब ने देख भी लिया है। इसके बाद वह ग्रेस पर टूट पड़ता है। दोनों में बहुत हाथापाई होती है। इसी संघर्ष के दौरान ग्रेस के हाथ में एक गन लग जाती है, लेकिन वह हमलावर उस पर हावी होता है और उसे कहता है कि अपनी जान की भीख मांग और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तभी डिटेक्टिव एड वहाँ पहुँच जाता है और उस पर गन तान देता है। जवाब में वह कातिल यानी जेराल्ड भी नीचे की गन डिटेक्टिव पर तान देता है। किसी को कुछ समझने के पहले डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है और जेराल्ड की कहानी यही खत्म होती है। डिटेक्टिव ग्रेस को भी संभालता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा पहला ही प्रयत्न है। अगर कुछ रह गया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। चैनल अभी नया है और मुझे मालूम है कि आपको सब्सक्राइब करने की मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। जब आपको लगेगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप खुद ब खुद उसे सब्सक्राइब कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। जाते जाते मैं यही कहूंगा, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुनिया गोल है, फिर से मिलेंगे।